हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं विलय की नीति को, जो कि क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो हम लोग पहले ही पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे कैसे मुगल बादशाह जब दक्षिण की तरफ से लौट रहा था तो मृत्यु हो गई 1717 में, और कैसे जो उसका उत्तराधिकारी था, वो जमींदार था, वो सब अलग अलग एक राजनियंत्र स्थापित करने लगे। और उसके बाद हमने देखे कैसे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अपना व्यापार प्रसार जो है शुरू की, और उसके बाद जो है बंगाल पे अपना नियंत्रण किया। और बंगाल पे नियंत्रण करने के बाद धीरे धीरे क्या कि वो युद्ध में उतर गई और वहाँ पे अपना किला बनवाने लगी। किला बनवाने लगी। और व्यापार से युद्ध तक भी हम लोग देख लिए थे, कैसे जो कंपनी आई थी वो व्यापार से युद्ध तक गई, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखने वाले हम लोग खलासी का युद्ध भी देख चुके हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखे होइएगा तो जाकर के देख के आइए पहले पार्ट 1 को, तो फिर पार्ट 1 को देखिएगा आप लोग। देखते हम लोग विलय की नीति को। विलय की नीति क्या है? विलय की नीति बोलिए या हड़प नीति बोलिए, दोनों एक ही है। विलय की नीति विलय की नीति आ गया। तो विलय की नीति क्या था? तो विलय की नीति था जैसे कि मान लीजिए किसी शासक यानी कि राजा को उसके पुत्र नहीं है और वो गोद लेकर के, पहले जो था तो गोद लेकर के राजा बना सकता था। लेकिन विलय की नीति क्या हुआ, उसका अपना जो है पुरुष नहीं रहेगा, यानी कि उसका वारिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने नियंत्रण में ले लेगा वो राज को। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। हम अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया, यानी कि 1848 से 1856 में ये विलय नीति को लाया गया, हड़प नीति को लाया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, कि कोई शासक की मृत्यु हो जाता है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी भूभाग अपने हिस्सा में बन जाएगी, यानी कि जो कंपनी है वो भूभाग को अपने हिस्सा में मिला लेगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत आए, जैसे कि सतारा को 1848 में मिला लिया गया, और संबलपुर को 1850 में, और उदयपुर को 1852 में, और नागपुर को 1853, और झांसी को 1854 में अंग्रेज के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में भी जो अवध है, यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उसको भी क्या किया, नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन यानी कि शासन नहीं चला पा रही है, कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 में जो विद्रोह हुआ यानी कि युद्ध हुआ था, उसमें भाग लिए थे बढ़ चढ़ करके। तो ये समझ गए आ गया ना से अवध यानी कि विलय की नीति क्या था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए शासन की स्थापना, यानी कि नए शासन जो है उसकी स्थापना हो गई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक था। ये वारेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलने में अहम भूमिका निभाई, यानी कि
उन बहुत सारे जो ताकत जो गवर्नर थे उसमें से एक ये भी था जो कंपनी को ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी ने केवल बंगाल नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंट थी, पहला बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, यानी कि हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। यानी 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी अदालत होगा और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। यानी कि मौलवी और हिंदू का जो पंडित था वो उनकी भारतीय जो कानून था उसको व्याख्या करते थे। यानी कि मुस्लिम का कानून बनाते थे मौलवी और हिंदू का कानून बनाते थे पंडित। फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। यानी कि एक समस्या बहुत बड़ी हो गई कि जब ब्राह्मण यानी कि पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से वो स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार किया गया। यानी कि 11 पंडितों को मिलाकर के एक कमेटी बनी, करने का काम सौंपा गया। इनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेज में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून के भी एक संहिता तैयार कर ली गई। यानी कि मुस्लिम का भी एक संहिता तैयार कर लिया गया मौलवी के द्वारा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत यानी कि सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उस व्याख्या का काम लगान और इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों को पुलिस अधिकारियों व दरोगा के सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए के ढकेल दिया। कंपनी की फौज कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि जो सैनिक था, जो फौज था, उसे क्या दिया जाता था, तो तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि जो युद्ध हो उसमें वो लड़ पाए, ज़्यादा देर तक मुकाबला कर पाए। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत थी। महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी व्याख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यानी कि जो उसके स्थानीय जो जमींदार थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें पैदल सिपाही का मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में अब अवध और बनारस जैसी रियासत में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर की सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यानी कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासत में किसानों को भर्ती
करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाने लगा। तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो कि भारतीय शब्द का नाम सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध का तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मास्केट यानी कि तोड़ेदार का बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाही को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में जब लड़ाई हो रहा था तो उसे सिपाही की बहुत सारा ज़रूरत थी और उसे मास्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से होते थे। उसे कंपनी सेना सिपाहियों से बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था, यानी कि वो ट्रेनिंग दे करके उसको लड़ाई में भेजते थे। कहाँ में? तो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उन्नीसवीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाही को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, यानी कि सिपाही को जो था संस्कृति विकसित करने के लिए सिपाही को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, यानी कि उस समय तो था वो जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, इसलिए उसका जो समस्या था वो समस्या बार बार आ जा रहा था। और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने का बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? सिपाही क्या महसूस करते थे उसको देख लेते हैं थोड़ा। सिपाही अपने जीवन और अपनी पहचान यानी कि वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया में झलक दिखाया है। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में हम लोग देखने वाले हैं। अब थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, निकल के आया। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी यानी कि व्यापार करने आई थी जो कंपनी, वो बढ़ते धीरे धीरे भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति में यानी कि राजनीतिक शक्ति में बदल गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक में आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाली जहाज़ों का यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। यानी कि पहले जो था यूरोप से आने में 6 से 8 महीने लगते थे, अब ये 3 से 4 हफ्ते में क्या कि आने लगे। अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर दूर देश में और आने लगे। इसके बाद जो था ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार जो था भारत जैसे जैसे दूर देशों में आने लगे, यानी कि भारत के अलावा और कई देश में भी जाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर
कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यानी कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। तो आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं ना साथ में? जो मेन टॉपिक है उसी को लिखिएगा आप लोग सिर्फ। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो अब हम लोग देख लिए, यानी कि जो कंपनी व्यापार करने आई थी कैसे वो राजनीतिक शक्ति में बदल गई, और राजनीतिक शक्ति में बदलने के लिए क्या क्या की, उसने युद्ध किया और धीरे धीरे भारत पे अपना नियंत्रण बढ़ाने लगा। तो हम लोग का क्लास आज यही तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे तो ज़्यादा इसमें तो समय आज नहीं लगा। यदि आप लोग चैप्टर 1 देखोगे तो ये तो और अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग चैप्टर 3 में।